आज हम एक ऐसे विचारक की बात करने वाले हैं जिनके नाम के साथ ही मतलब एक बड़ा विरोधाभास जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसे पहला व्यक्तिवादी कहा जाता है, लेकिन जिसने एक ऐसे निरंकुश राजा की वकालत की जिसके पास सारी की सारी ताकत हो। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हॉब्स की जिंदगी, उनके दौर के इंग्लैंड का जो खूनी माहौल था और उनकी मशहूर किताब लेवियाथन, उसके बारे में बताते हैं। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि कैसे एक इंसान का डर और उसके आसपास की जो तबाही है वो एक ऐसे राजनीतिक दर्शन को जन्म दे सकती है जो आज भी उतना ही जरूरी और कह सकते हैं विवादास्पद है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हॉब्स कोई शांत लाइब्रेरी में बैठ के लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे। सही बात है। वो एक ऐसे समय में जी रहे थे जब इंग्लैंड एक तरह से टूट रहा था। राजा और संसद के बीच तलवारें खिंची हुई थी। देश में गृह युद्ध चल रहा था और एक राजा का सर कलम कर दिया गया था। इतिहास में पहली बार। हाँ बिल्कुल। तो उनके विचार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि उस दौर की चीखें हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी व्यवस्था, किसी भी कीमत पर सुरक्षा और व्यवस्था। हॉब्स की कहानी तो उनके जन्म से ही बड़ी नाटकीय है। कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें समय से पहले ही जन्म दे दिया था, इस डर से कि स्पेन का जो जहाजी बेड़ा है वो इंग्लैंड पर हमला करने वाला है। हाँ। हॉब्स ने खुद बाद में लिखा भी, मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मैं और मेरा डर। तो ये डर उनकी पूरी जिंदगी और उनके काम में झलकता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत डर नहीं था, ये पूरे देश का डर था। अच्छा। उस वक्त इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच सत्ता के लिए एक बहुत भयानक टकराव चल रहा था। राजा का मानना था कि उसे ईश्वर से शासन करने का अधिकार मिला है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। और संसद में थे आम लोग, किसान, व्यापारी, जो कह रहे थे कि राजा मनमानी नहीं कर सकता। हाँ, कि उसे भी नियमों के दायरे में रहना होगा। तो एक तरह से दो अलग-अलग विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ राजा की असीमित शक्ति और दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधियों की आवाज। हाँ, और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि राजा ने 11 साल तक संसद को भंगी कर दिया। 11 साल बिना संसद के ही देश चलाया। जब 1640 में संसद वापस बुलाई गई, जिसे लॉन्ग पार्लियामेंट कहते हैं, तो टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया। और फिर नतीजा ये हुआ कि 1647 में इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक खूनी क्रांति थी। बिल्कुल। और इसी क्रांति का अंत हुआ 1649 में राजा चार्ल्स प्रथम की फांसी के साथ। ये तो उस वक्त के लिए एक अविश्वसनीय घटना रही होगी। एक राजा को सरेआम फांसी दे देना। इसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। हॉब्स, जो कि राजतंत्र के पक्के समर्थक थे, वो इस सब से बहुत घबरा गए थे। जाहिर है। क्रांति के दौरान राजतंत्र के समर्थकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था। तो अपनी जान बचाने के लिए हॉब्स इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग गए। अच्छा। वहीं उनकी मुलाकात निर्वासित राजकुमार यानी भविष्य के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। और इसी माहौल में 1651 में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर और सबसे विवादास्पद किताब लिखी, लेवियाथन। लेवियाथन। ये नाम ही अपने आप में बड़ा डरावना सा लगता है। तो चलिए इस किताब पर आते हैं जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा क्या था इसमें? इसमें हॉब्स ने एक बहुत ही कड़वी और कह सकते हैं सीधी बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि इंसान का स्वभाव मूल रूप से बुरा है। बुरा है? हाँ, हम स्वार्थी हैं, लालची हैं, झगड़ालू हैं। अगर हमें कंट्रोल करने वाला कोई न हो तो हम एक दूसरे को मार डालेंगे। ओह। इसलिए समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक निरंकुश, एक बेहद शक्तिशाली शासक का होना बहुत जरूरी है। ये तो सीधी सीधी तानाशाही की वकालत हो गई। इस पर प्रतिक्रिया तो जबरदस्त हुई होगी। जबरदस्त से भी ज्यादा। क्लैरेंडन नाम के एक आलोचक ने तो यहां तक लिखा कि ऐसी दलीलों से राजतंत्र का समर्थन करने वाला हॉब्स अगर पैदा ना होता तो ज्यादा अच्छा था। अरे। और मजे की बात यह है कि हॉब्स ने ये किताब राजतंत्र के समर्थन में लिखी थी। हाँ। लेकिन राजतंत्र के समर्थकों ने ही उनका सबसे ज्यादा विरोध किया। ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने क्यों विरोध किया? क्योंकि राजतंत्र के समर्थक मानते थे कि राजा को भगवान ने अधिकार दिया है। अच्छा, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। बिल्कुल। लेकिन हॉब्स कह रहे थे कि राजा को अधिकार भगवान ने नहीं, बल्कि लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक समझौते के तहत दिया है। ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि हॉब्स ने राजा की शक्ति को दैवीय बताने के बजाय इंसानी बना दिया है।
जो कभी भी छीना जा सकता है। तो इस विरोध के कारण हॉब्स को फ्रांस भी छोड़ना पड़ा। हाँ, वो दोनों तरफ से फंस गए थे। मतलब उनके विचारों ने उन्हें हर तरफ से अकेला कर दिया। राजतंत्र वाले भी उनके दुश्मन और संसद वाले तो थे ही। तो फिर उनका क्या हुआ? जब 1660 में इंग्लैंड में राजशाही वापस आई और चार्ल्स द्वितीय राजा बने, तो हॉब्स भी लौट आए। राजा ने उन्हें पेंशन तो दी, लेकिन उनकी किसी भी तरह की राजनीतिक लिखा पढ़ी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। उन्हें एक तरह से चुप करा दिया गया। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि हॉब्स के दर्शन के वो कौन से हिस्से थे जिन्होंने इतना बड़ा विवाद खड़ा किया। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इंसान के स्वभाव के बारे में वो क्या सोचते थे? जैसा हमने बात की, उनका नजरिया बहुत ही निराशावादी था। उनका मानना था कि इंसान एक मशीन की तरह है जो सिर्फ अपनी इच्छाओं और डर से चलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे दुखों और झगड़ों के 3 बड़े कारण हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मतलब दूसरों से ज्यादा पाने की होड़। हाँ, जिससे लड़ाई होती है। दूसरा, अविश्वास, डिफिडेंस। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि दूसरा हम पर हमला कर देगा, इसलिए हम पहले ही उस पर हमला कर देते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। और तीसरा, यश की इच्छा, ग्लोरी। हम अपनी इज्जत और शोहरत के लिए भी लड़ते हैं। तो मतलब हम या तो दूसरों से आगे निकलने के लिए लड़ते हैं, या डर के मारे लड़ते हैं, या फिर अपनी शान के लिए लड़ते हैं। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा लड़ाई ही है। बिल्कुल। और इसी बुरे स्वभाव से उनकी दूसरी बड़ी अवधारणा निकलती है, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। हाँ, ये एक काल्पनिक स्थिति है जहां कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं। सोचिए, ऐसे स्वार्थी और झगड़ालू लोग जब बिना किसी कंट्रोल के रहेंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से अराजकता, जंगल राज। उससे भी बदतर, हॉब्स का वो मशहूर कथन है, प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हाँ, उन्होंने इस अवस्था को जिन शब्दों में बयां किया है वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसी स्थिति में जीवन असहाय, अकेला, पाश्विक, दीनहीन, मलिन और क्षणभंगुर था। रुकिए, इसे थोड़ा समझते हैं। असहाय, अकेला, पाश्विक, मतलब जिंदगी एक मुसीबत थी। आप अकेले थे, गरीब थे, जानवरों की तरह जी रहे थे और हर पल मौत का डर था। बिल्कुल। एक बहुत ही घटिया और छोटी सी जिंदगी। एकदम सही। वहां न कोई खेती थी, न व्यापार, न कला, न समाज, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मेहनत क्यों करेगा जब उसे पता है कि कोई ताकतवर आकर उसकी चीज छीन लेगा। सही बात है। वहां सिर्फ एक ही कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसे मत्स्य न्याय भी कहते हैं, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। सबसे कमजोर इंसान भी साजिश करके सबसे ताकतवर इंसान को मार सकता था। तो हर कोई हर किसी से डरता था। हर कोई। ठीक है, ये बहुत ही भयानक तस्वीर है। तो सवाल ये उठता है कि इंसान इस जहन्नुम से बाहर कैसे निकलेगा? यहीं पर हॉब्स कहते हैं कि इंसान के पास डर के अलावा एक और चीज है। और वो क्या है? तर्क, रीजन या बुद्धि। और हमारी बुद्धि हमें कुछ नियम बताती है, जिन्हें हॉब्स प्राकृतिक कानून कहते हैं, लॉज ऑफ नेचर। ये कोई भगवान के दिए कानून नहीं है। नहीं, ये हमारी समझदारी के नियम हैं, जो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारी बुद्धि हमें क्या करने को कहती है? हॉब्स ने ऐसे 19 कानूनों की बात की, लेकिन उनमें 3 सबसे जरूरी हैं। कौन से? पहला और सबसे बड़ा कानून है, शांति की तलाश करो। मतलब इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने का रास्ता ढूंढो। ठीक है। दूसरा कानून कहता है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने सारे अधिकार छोड़ दो, इस शर्त पर कि बाकी सब भी ऐसा ही करें। और तीसरा? जो वादा करो उसे निभाओ, क्योंकि बिना वादे को निभाए कोई भी समझौता बेकार है। और इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहीं से राज्य का जन्म होता है ना? हाँ, और हॉब्स का समझौता बहुत अनोखा है। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। वो किसी राजा को नहीं चुनते, तो बल्कि आपस में एक दूसरे से करार करते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैं अपनी रक्षा करने का अधिकार और अपनी सारी शक्तियां इस एक व्यक्ति को इस शर्त पे सौंपता हूं कि तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां इसी को सौंप दो। ये बहुत दिलचस्प है। तो समझौता लोगों के बीच हो रहा है, शासक के साथ नहीं। यही सबसे जरूरी बात है। शासक इस समझौते का हिस्सा नहीं है, वो तो इस समझौता का नतीजा है। तो वो किसी शर्त से बंधा नहीं है। बिल्कुल,
और इस एक ही समझौते से राज्य, सरकार और समाज तीनों एक साथ पैदा होते हैं, जिसे हॉब्स कॉमनवेल्थ कहते हैं। लोगों ने अपनी आज़ादी और ताकत एक जगह इकट्ठा करके एक महान शक्ति को जन्म दिया है, जिसे हॉब्स लिवियाथन कहते हैं। और ये जो शासक बनता है, जिसे संप्रभु या सॉवरेन कहा गया, उसकी शक्तियां कैसी हैं? मुझे अंदाजा है कि वो कोई लोकतांत्रिक नेता तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो असीम है, अविभाज्य है और निरंकुश है। उसकी शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। सारे कानून भी वही बनाता है? हाँ, इसलिए वो खुद कानूनों से ऊपर है। सेना, पुलिस, अदालतें, सब कुछ उसके हाथ में है। वो चाहे तो किसी पर भी टैक्स लगा सकता है, किसी को भी सजा दे सकता है। यहाँ तक कि धर्म भी उसी के कंट्रोल में है। क्योंकि हॉब्स का मानना था, तलवार के बिना समझौता सिर्फ खोखले शब्द हैं। मतलब अगर एक डराने वाली ताकत ना हो तो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है, यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो हमने शुरू में उठाया था। अगर शासक इतना ताकतवर है, इतना निरंकुश है कि प्रजा उसके खिलाफ मुंह भी नहीं खोल सकती, तो फिर हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी क्यों कहा जाता है? ये तो व्यक्तिवाद का एकदम उल्टा लग रहा है। बिल्कुल। ये तो एक राक्षस बनाने जैसा है जो हमें ही खा जाए। बिल्कुल, और यही हॉब्स के दर्शन की सबसे गहरी और क्रांतिकारी बात है। आपने कहा एक राक्षस बनाने जैसा। हॉब्स ने ये जानबूझकर किया, लेकिन सवाल यह है कि ये राक्षस बनाया क्यों गया? क्यों? इसका जवाब एक ही शब्द में है, सुरक्षा। लोगों ने यह समझौता क्यों किया? उन्होंने अपनी सारी आजादियां क्यों छोड़ दी? सिर्फ एक चीज के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, तो इस पूरे विशाल और डरावने लिव्याथन का मकसद सिर्फ एक है, व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। एकदम सही। और यहीं पर हॉब्स एक शर्त लगा देते हैं। वो कहते हैं कि प्रजा कभी भी राजा का विरोध नहीं कर सकती, सिवाय एक स्थिति के। कौन सी स्थिति? अगर राजा प्रजा की जान लेने लगे या उसकी जान बचाने में नाकाम हो जाए, तो प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार है। अच्छा। क्योंकि जिस मकसद के लिए ये पूरा सिस्टम बना था, अगर वही पूरा ना हो तो समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। ओ, तो ये है वो एस्केप क्लॉज, मतलब आत्मरक्षा का अधिकार। वो अकेली चीज है जिसे कोई नहीं छोड़ता। हाँ, यहीं पर हॉब्स व्यक्ति को साध्य यानी एंड और राज्य को साधन यानी मीन्स बना देते हैं। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं। और इसी एक तर्क के कारण सेबाइन जैसे बड़े विचारक कहते हैं, हॉब्स के दर्शन को सबसे महान एवं क्रांतिकारी बनाने वाला विचार उसका व्यक्तिवाद है। उन्होंने एक तानाशाही का ढांचा बनाया, लेकिन उसकी नींव व्यक्ति के सबसे बुनियादी अधिकार, जीने के अधिकार पर रखी। बिल्कुल। तो ये एक तरह का सौदा है। लोग अपनी सारी आज़ादी एक शक्तिशाली शासक को दे देते हैं और बदले में उन्हें सुरक्षा और एक व्यवस्थित जीवन मिलता है। हाँ, जैसा हॉब्स ने कहा था, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। मतलब एक बुरा शासक भी बिना किसी शासन वाली जिंदगी से तो बेहतर ही है। उनके लिए व्यवस्था ही परम मूल्य थी। वो स्वतंत्रता का क्या फायदा जहां हर पल जान का खतरा हो? वो मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था में जो आज़ादी थी वो असल में डर और मौत की आज़ादी थी। और सच्ची आज़ादी एक सुरक्षित समाज में ही मिल सकती है, भले ही वो थोड़ी सीमित क्यों ना हो। तो थॉमस हॉब्स एक ऐसे विचारक थे जिनके निजी डर ने एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत को जन्म दिया जो व्यवस्था को आज़ादी से कहीं ऊपर रखता है। उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली निरंकुश शासक की वकालत की, लेकिन इसकी पूरी इमारत व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार की एक छोटी सी नींव पर खड़ी की। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें असहज करता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। जैसा कि माइकल ओकशॉट ने कहा, अब तक की लिखी गई राजनीतिक दर्शन की किताबों में लिव्याथन महानतम ग्रंथों में से एक है। हॉब्स की विरासत आज भी इसी विरोधाभास में जिंदा है। एक तरफ कुछ विचारक जैसे जोसेफ वायलो उन्हें सर्वाधिकारवाद का पहला सिद्धांतकार कहते हैं, मतलब एक ऐसे सिस्टम का समर्थक जहां राज्य का व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर कंट्रोल हो। हाँ, तो दूसरी तरफ सबाइन उन्हें सबसे बड़ा व्यक्तिवादी मानते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है, सुरक्षा और पराधीनता के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? क्या पूर्ण नियंत्रण के लिए बनाया गया एक सिस्टम वाकई व्यक्तिगत जीवन की रक्षा करने की इच्छा से पैदा हो सकता है? आज जब हम दुनिया भर में सुरक्षा के नाम पर सरकारों की बढ़ती ताकत को देखते हैं, तो हॉब्स के ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं।